ओके आ रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, और जैसा कि आप लोगों का डेली सेशन रहता था तो उसी में मैंने आपको बोला था कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपके लगभग 25 के करीब में जो थोड़ा ज्यादा एक इंपॉर्टेंस के उसमें थे, साथ ही साथ में क्या उनका एक रिवीजन के टेस्ट में, तो आपका ये टेस्ट फॉर्मेट है। आज पहला पार्ट होगा आपका और बाकी बचे क्वेश्चंस कल आपके कंक्लूड हो जाएंगे। 25 क्वेश्चंस का कंप्लीटली एक सेट आपका रखा गया है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है स्क्रीन पर वो है कि हाल ही में चर्चा में रहे दीपोर बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसके स्टेटमेंट पढ़िए और इसका आंसर करिए। मैं आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चंस करा भी चुका हूं क्लास में। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी, एक बार जुड़ जाइए इसमें। मॉक टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, तो इसका आप आंसर करिए। देखिए आपको पता है चर्चा में आपका हाल ही में रहा था, किस संदर्भ में रहा था कि देखा जाए तो लगभग 2 सालों से आपका चर्चा में चल रहा है दीपोर बिल को लेकर। कैसे कि वहां पर क्या है, जितने ये देश में अगर मोस्टली आप देखें तो जितने भी आपके जलाशय क्षेत्र को लेकर बात की जाए या वेटलैंड्स को लेकर बात की जाए, उनके साथ में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आपकी आ रही है उनके अतिक्रमण की, उनके सिकुड़ने को लेकर। तो दीपोर बिल भी क्या है, इसके बारे में एनजीटी ने 2018 में भी बोला था कि भाई क्या ये सिकुड़ती जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर क्या अत्यधिक मत्स्य पालन हो रहा है। तो अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा था कि वहां के स्थानीय प्रशासन ने क्या किया, वहां पर धारा 144 को जो है आपका लागू कर दिया गया था। और वो लागू इसलिए की गई क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक जो है फिशिंग के केसेस आपके निकल कर आ रहे थे। अब पहला स्टेटमेंट क्या था कि भाई दीपोर जो बिल है वो क्या आसाम के कामरूप जिले में क्या गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट था कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में और मुख्य नदी के दक्षिण में एक स्थायी खारे पानी की झील है। ये दरअसल क्या है, मीठे पानी की झील है। कैसी आपकी, ये आपके मीठे पानी की झील है। तीसरा स्टेटमेंट था कि इसके जैविक और पर्यावरणीय महत्व के आधार पर संरक्षण उपायों के लिए नवंबर 2002 में से रामसर साइट के तौर पर क्या सूचीबद्ध किया गया है। ये भी आपका सही है। साथ ही साथ में ये आपका एक अच्छा खासा बर्ड वॉचिंग साइट भी है। ठीक है, यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीसीज जो हैं कई सारी आपकी आती हैं, कई सारी पक्षियों की प्रवासी प्रजातियां यहाँ पर आती हैं। लगभग 200 से भी अधिक ऐसी प्रजातियां जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, पक्षी प्रजाति। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या है आपका आंसर। तो आप ऐसे कुछ लोगों ने इसका राइट आंसर किया है, कुछ ने इसका जो है आंसर आपका गलत है। ठीक, अब बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है आपका बार हेडेड गीज को लेकर। तो देखिए बार हेडेड गीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है बार हेडेड गीज मध्य चीन और मंगोलिया में पाए जाते हैं और वे वहां क्या है प्रजनन करते हैं। दूसरा, ये पक्षी बहुत ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं, मतलब कि हाई अल्टीट्यूड माइग्रेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई अल्टीट्यूड माइग्रेशन को लेकर जब भी किसी पक्षी का प्रॉपर्ली अगर नाम लिया जाएगा तो उसमें क्या बार हेडेड गीज भी आएंगे और हिमालय पर्वतमाला को पार कर अपने मूल आवास को जाते हैं। भारत में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं और भारत से वापस जाते समय ये दुनिया के सबसे उच्च तुंगता वाले प्रवसन को रेखांकित करते हैं। तीसरा था कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2018 और 2023 की अवधि के लिए प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को विकसित किया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, आपका सही है। क्या किया है इसमें कार्य योजना में, आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटेड स्पीसीज को लेकर और साथ ही साथ में आपके साइट्स के रूल्स को क्या है फॉलो किया जाएगा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को लेकर बात की जाएगी। तो उपरोक्त में से आपके कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला आपका सही है, दूसरा सही है, तीसरा आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये जो क्वेश्चंस मैं इसलिए रखे थे आपको, एक तो आपका क्या है रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने के बाद भी आप लोग गलत कर देते थे। तो खास करके ये क्वेश्चंस थोड़ा आपकी चर्चा में भी रहे थे, तो ये आपका एक रिपीटेशन, साथ ही साथ में आप ये आपको पता चल जाएगा कि भाई हम जो करंट जो आपका डेली आपका क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, थोड़ा और उसको दिमाग लगाने की जरूरत है, उसको नोट डाउन करना। एक आपका ये टेस्टिंग को लेकर बात है। ठीक, जूम ठीक है भाई, जूम का ऐसा कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। इसको पढ़िए। तो पहला स्टेटमेंट है हाल ही में भारत के वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के साथ पर्यावरण मंत्रालय ने एक अनूठी जो है पहल की है। उन क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइनों के लिए एक फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर, जिन जंगल क्षेत्रों में इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आबादी पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है इसे IUCN की लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के तौर पर इसको क्या है सूचीबद्ध किया गया है।
तीसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन आपके सही हैं, इसका आंसर करिए। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका चर्चा में रहा, किस संदर्भ में, राजस्थान का, मतलब राजस्थान के संदर्भ में जो उसमें तीसरा स्टेटमेंट दिया है, तो राजस्थान के बारे में ये भी है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो आबादी को लेकर बात की जाती है, तो हाल ही में जो आपका ये था फायरफ्लाई वर्ड डाइवर्टर, इसको लेकर ये बात है कि जो हाई टेंशन लाइन है खास करके राजस्थान और गुजरात में क्या है, एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे में चलाए गए, तो ऐसे में ओवरहेड जो वायर्स हैं उनसे वो क्या है, इसके उड़ान के रास्ते में, मतलब कि जो टेक ऑफ और जो लैंडिंग और टेक ऑफ को लेकर जो बात की जाए, जैसे प्लेन आपका होता है उसी फॉर्मेट में क्या आपके पक्षी भी करते हैं काम, तो उनके रास्ते में इस तरह से वो आते हैं, तारों से टकराते हैं और उनकी क्या है अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो शिकार के अलावा एक ये उनका भी कारण है। दूसरा, ये बहुत ही शर्मीली प्रजाति का बोला जाता है, मतलब कि अगर इसको परेशान किया जाए किन्हीं संदर्भों में इसकी साइट्स पर, तो ऐसे में क्या है वो वहां पर अपना प्रजनन नहीं करता, वहां से क्या है वो आबादी उसकी हटने लगती है। दूसरा, IUCN की किस लिस्ट में आता है, IUCN की ये आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब गंभीर रूप से लुप्त प्राय के तौर पर इसको सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा, ये राजस्थान का क्या है राज्य पक्षी है, साथ ही साथ में 2018-19 में भी राजस्थान में इसके हैबिटाट को लेकर, मतलब आवास को लेकर, साथ ही साथ में इसके प्रजनन को लेकर जो है अलग से राज्य सरकार ने वहां के वन विभाग, मतलब वन्य जीव विभाग के साथ में मिलकर क्या है योजनाएं आपकी चलाई हैं। 2018-19 में इन योजनाओं को जो है चलाया गया था, एक आवास को लेकर चलाई गई थी, एक उनके प्रजनन को लेकर चलाई गई थी, जिससे कि आवास और प्रजनन के संदर्भ में क्या अनुकूलतम परिस्थितियां उनको उपलब्ध हो सकें। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही आ गया आपका, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओवरहेड ये आपका चर्चा में इसलिए भी था कि भाई मृत्यु को लेकर बोला गया था कि हर साल जो मौत का आंकड़ा है वो क्या बढ़ता जा रहा है, मतलब परियोजनाओं को लेकर खासी जो एक समस्या सामने झेलने को मिल रही है। ऐसा सिर्फ आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में नहीं है, आप अगर हाल ही में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी कुछ एक क्लास पहले आपको कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था हाथियों के प्रोजेक्ट को लेकर, जंबो प्रोजेक्ट को लेकर जो बात चल रही थी कि आपके उत्तराखंड में जो है हाथियों का जो गलियारा है, जो बात चल रही थी कि भाई जो नेशनल हाईवे है आपका हरिद्वार वाला, हरिद्वार देहरादून हाईवे, वो ऐसे इलाकों से गुजर रहा है जहां पर हाथियों की संख्या है, तो ऐसे में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत होना, इन सब चीजों को क्या है कंट्रोल आप किया जा सके। ठीक, तो आंसर क्या है आपका, डी आपका हो गया राइट आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में तेंदुओं की स्थिति को लेकर 2018 रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा जारी की गई है, इस संदर्भ में उपरोक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं, इसका आंसर करिए। पहला स्टेटमेंट जो था आपका, पहला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अब इसको पढ़िए, सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसका आंसर करिए, पढ़िए और इसका आंसर करिए, आंसर करिए इसका। देखिए तेंदुओं की रिपोर्ट को लेकर चर्चा में इसलिए है कि बाघ में क्या है, बाघों की जो संख्या को लेकर बात की जाती है उसमें क्या है हमने एक वृद्धि देखी है, और बाघों के लिए जो वृद्धि के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे जो टाइगर प्रोजेक्ट को, उसका अल्टीमेटली इफेक्ट आपको तेंदुओं की संख्या में वृद्धि को लेकर भी देखा आपने गया है। तो इसका आप आंसर करिए, तेंदुओं की संख्या को लेकर। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या था कि भाई हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर फंड नेचर द्वारा जारी की गई है, ये आपका गलत है। ये आपका किसके द्वारा जारी की गई, अरे ये आपका पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को क्या है आपके जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट था कि भारत में तेंदुआ साइट्स जो है कि परिशिष्ट 2 में दर्ज हैं, मतलब भारतीय तेंदुआ, और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में ये दर्ज है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। चर्चा में इसलिए था कि भाई 8,000 में से जो है कितने हो गए, ये इनकी संख्या अभी हाल फिलहाल में बढ़कर क्या था 2018 में क्या थी 12,000 से अधिक हो गई थी, और 2014 में कितना थी, मात्र आपकी 8,000 थी।
और साथ ही साथ में अभी भी इसमें क्या है, बढ़ोतरी देखी गई है। अब बाघ जो है एशियाई शेर और भारतीय तेंदुए, इन दोनों के संदर्भ में, बाघ के संदर्भ में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो इन दोनों जो है जीव प्रजातियों को वृद्धि के संदर्भ में क्या है, अनुकूलतम प्रभाव इनके दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है स्टेटमेंट या उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही हो गए? तो आपके क्या हो गए, पहला जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है क्या है, वो आपका सही हो गया। और अगर आंकड़ों को लेकर आपके क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आप इन तीनों को क्रोनोलॉजी फॉर्मेट में मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड आपका महाराष्ट्र, ये क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, सर्वाधिक संख्या आपके तेंदुओं की कहाँ मिलेगी आपको, मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद में आपके महाराष्ट्र में। कभी कभी हो सकता है क्रोनोलॉजी फॉर्मेट में आपसे पूछ ले तो आप उसमें बता सकते हैं कि सर्वाधिक आपकी एमपी में, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद आपको महाराष्ट्र में। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हिमालयन सीरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पढ़िए उसको और उसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए। देखिए चर्चा में आपका ये रहा था, आपने देखा था कि आपके ये जो स्पीति घाटी है, आपकी क्या है, स्पीति घाटी जो आपकी हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर आपका हिमालयन आपका कोल्ड डेजर्ट रीजन है, वहां पर इसको पहली बार जो है आपका देखा गया था। इस वजह से क्या था, ये आपका चर्चा में था। ठीक है, अब इसकी क्या है, बहुत सारी जो है प्रजातियां हैं, लेकिन मोस्ट सारी की सारी प्रजातियां क्या मिलेंगी आपको, एशिया में ही मिलती हैं। उसमें दिया गया कि वे पूर्वी, मध्य पश्चिमी और ट्रांस हिमालयन में पाए जाते हैं। तो दरअसल ये ट्रांस हिमालयन में नहीं पाए जाते, ये आपके सिर्फ पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है तो क्या था कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर IUCN की लिस्ट में अति संकटापन्न रूप में इनको क्या है वर्गीकृत किया गया है। और साइट्स में किस में आते हैं, ये साइट्स की अनुसूची, देखिए वन्य जीव में कहते हैं फर्स्ट में है अनुसूची 1 में, और साइट्स की भी ये किस अपेंडिक्स में आते हैं, साइट्स की भी अपेंडिक्स फर्स्ट में आपके आते हैं। तो आप ये दोनों फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, क्या है, दोनों फॉर्मेट आप इसको ध्यान रखेंगे। वाइल्ड लाइफ में भी आते हैं, और IUCN की किस लिस्ट में आते हैं, IUCN की ये वनरेबल लिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं, IUCN की ये वनरेबल लिस्ट में आपके आते हैं। ये थोड़ा कहाँ पर आएगा, ये आपके वनरेबल की लिस्ट में आपके ये आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा ऊपर मिस्टेक आपका हो गया था। ठीक, क्लियर है, ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 2 फसल जीन RH-T14 और RH-T18 का मानचित्रण किया गया है, इनमें से ये किस फसल से संबंधित है? ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था, इसका आप आंसर करिए। इसका आंसर करिए। इसका आप आंसर करिए। कोई क्वेश्चन शायद मिस हो गया ऊपर।
एक थोड़ा, हाँ वो थोड़ा सा हाँ एक क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा वो हो गया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ में हो गया, उसको थोड़ा एरर उसका जो है ठीक कर लेते हैं। हाँ ये था, तो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा ये बता दिया था, ये स्टेटमेंट आपका गलत है दरअसल। अति संकटापन्न जो मैंने बोला था आपको, गलत बोला था, वो आपका गलत नहीं है, वो क्या है, सही है। पहले हुआ करता था, पहले ये आपका नियरली थ्रेटेंड में आता था, ठीक है, बट अब क्या है कि अब ये आपका अति संकटापन्न मतलब वल्नरेबल में आपका आता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो था उसमें ट्रांस हिमालयन ये आपका गलत है, पूर्वी मध्य और पश्चिमी हिमालय में ही आपके पाए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, सॉरी वो मिस्टेक से थोड़ा सा हो गया था कंफ्यूजन, थोड़ा सा उसको लेकर, शब्दों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा ये है थोड़ा डिस्टर्बेंस, ठीक। हाँ तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था क्या था, कि हाल ही में दो फसल जीन को लेकर बात थी। तो देखिए ये जो RST14 और RST18 को लेकर बात चल रही है, तो इसलिए है ये आपके किससे संदर्भित है, ये आपके गेहूं से संदर्भित है। प्रयोग जो उनका किया जाएगा वो आपके पंजाब और हरियाणा में सबसे प्रथम इसका जो है प्रयोग किया जाएगा, मतलब जब इसका मैपिंग हो जाएगा तो इस जीन मॉडिफिकेशन वाली फसलें हैं ये आपके पंजाब और हरियाणा में की जाएंगी। ये क्या है, एक तो साथ के साथ में जो आपकी पराली की समस्या को लेकर बात चल रही है उसके संदर्भ में भी, साथ ही साथ में क्या है, ऐसे क्षेत्रों में इनको उगाने की बात चल रही है जहां पर पहले चावल की फसल होती है, उसके बाद गेहूं की फसल, साथ ही साथ में पानी की भी मात्रा कम से कम उपयोग हो सके, क्योंकि किसान को अगर जैसे फसल लागत को लेकर बात की जाती है जब भी, तो फसल लागत के 3 फैक्टर रहते हैं, एक सिंचाई, दूसरा आपका उर्वरक, तीसरा आपका कीटनाशक। ये तीनों लागत जो है यही किसान के ऊपर के आर्थिक बोझ के तौर पर तीन चीजें प्रमुख तौर पर लगती हैं। सिंचाई, जैसे जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं है तो कृत्रिम तौर पर सिंचाई करेगा, डीजल का खर्चा, और अगर वो रेंट पर लेकर पंप का यूज कर रहा है या बिजली के आधार पर तो बिजली का बिल है, साथ ही साथ में फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहा है फसल की उर्वरता के संदर्भ में, फसल को अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए, या मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी उनको पूरा करने के लिए। तीसरा था आपके कीटनाशक को लेकर, तो कीटनाशक प्रबंधन में भी बहुत खर्चा आता है भाई, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं ये। तो इसीलिए हमेशा जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो इस संदर्भ में बात करते रहते हैं कि भविष्य में क्या है, जो फसलें हों, मतलब जो बीज तैयार हो, बीज इस तरह का हो कि उनके संदर्भ में वो क्या अच्छी, एक तो आपको उत्पाद प्रदान करें, मतलब जो फसल उत्पाद हो अच्छा खासा हो, साथ ही साथ में कीटनाशक, बीमारी वगैरह इन सब चीज़ों की भी, कीटनाशक की भी ज़रूरत ना पड़े। हालांकि इस संदर्भ में जैसे बीटी आपकी क्रॉप्स आई थी, लेकिन क्या उनका एक इम्पैक्ट भी है कि उनका क्या है कि मानव के संदर्भ में उनका आप जो देख सकते हैं कि वो नुकसानदायक है, तो इसलिए उन पर क्या रोक लगा दी गई। अब पहला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है आपका कि गंगा डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। दूसरा, इसकी IUCN स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए गंगा डॉल्फिन को लेकर जब भी बात की जाती है तो आप बांग्लादेश में, नेपाल में और भारत में, तीनों में आप इनको देख सकते हैं। और भारतीय राज्यों को लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में आप इनको देखेंगे। सुसु, ब्लाइंड डॉल्फिन एंड गंगा डॉल्फिन, इन सब नामों से इसको जो है आपका जाना जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पर जो इसको घोषित भी किया गया था। हाँ कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं, ठीक। अब बात जो चल रही है गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में, तो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए, इसका आंसर दीजिए, आंसर करिए, ठीक है। और पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलती है, जो पाकिस्तान में जो आपका सिंधु नदी तंत्र है ना, वहां पर भी देखने को आपको देखने को ये प्रजाति आपकी मिलती है, ठीक। इसका आंसर करिए। देखिए IUCN की लिस्ट में अगर बात की जाए तो ये किस संदर्भ में है, IUCN में आपके लुप्त प्राय में है। किस में है? लुप्त प्राय में आता है, ठीक है। और भारत का क्या राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो एक पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप बात करेंगे इसके किस संदर्भ में, साइट्स के अपेंडिक्स को लेकर, किसको लेकर, साइट्स के अपेंडिक्स को लेकर। आप सही बोल रहे हैं, साइट्स का जो अपेंडिक्स है तो उस परिशिष्ट में किस में आता है, ये पहले उसमें आता है। साइट्स की जो सूचियां हैं, 3 सूची मैंने आपको बताई थी, 3 सूचियां उसकी रहती हैं,
तो साइट्स की पहली अपेंडिक्स में क्या है आपकी गंगा डॉल्फिन आती है। ठीक, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। दूसरा, इस पार्क के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य, हाँ हट गया भाई, जूम का शुभ है। पार्क के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वो परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। तीसरा, इस पार्क का निर्माण हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा किया गया है। इसका आंसर करिए। मैंने आपको ऑलरेडी कराया था क्लास में। एक साइड में मोस्टली क्या है कि एनवायरमेंट और साइंस से जुड़े क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते भी हैं और मोस्टली क्या है ये डेली डेवलप होने वाले क्वेश्चंस हैं। डेली जो है इनमें कुछ ना कुछ नया अपडेशन आता रहता है। ठीक, इसका आंसर करिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या था कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है। ये सही है। परागकण आपको पता है कृषि के लिए कितना ज्यादा आवश्यक है। जो परागण होता है आपका वो कृषि के लिए कितना आवश्यक है आपको पता है, इसलिए परागण का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और परागण में क्या है कि परागण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी लाभदायक है, साथ ही साथ में क्या है किसानों के लिए क्या है बहुत ज्यादा लाभदायक है। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनमें आप जब प्रजनन को लेकर बात करते हैं या फसल उत्पाद को लेकर बात करते हैं तो वो परागण पर पूरी तरह से निर्भर है। तो दूसरा स्टेटमेंट था आपका, इस पार्क के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या, परागण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तीसरा स्टेटमेंट था आपका, इस पार्क का जो निर्माण है हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा किया गया है। इसका आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, जहां ये आपका उत्तराखंड पॉलिनेटर पार्क की लेकर बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है तितली की और पक्षियों की क्या है अच्छी खासी मात्रा में क्या है प्रजातियां भी मौजूद हैं। लगभग आपकी 40 जो है ऐसी जो है मधुमक्खियों की, पक्षियों की, कीटों की प्रजातियों के साथ में इसको जो है शुरू किया गया है। अब जागरूकता के संदर्भ में पैदा करना था कि भाई परागण के संदर्भ में शोध कार्य हो, एकेडमिक्स भी हो, साथ ही साथ में क्या है उनके प्रवास के लिए जो खतरा वगैरह है उन सब चीजों को भी ठीक से किया जा सके। अब परागण को लेकर जो बात की गई है उसमें क्या है कि बहुत सारी जो प्रजातियां जैसे आपका रेड पायरोट वगैरह है, कॉमन सेलर है, प्लेन टाइगर वगैरह है, कॉमन लेपर्ड है, ये सब जो है परागण की 40 के करीब में प्रजातियां हैं रखी गई हैं। ठीक है, ये तितलियों की आपकी प्रजातियां हैं। अब जो शुरू आपका था कि परागण को लेकर ये जो बात की गई थी, जो आपका शुरू किया गया है वो आपका क्या था, देश का क्या है पहला आपका परागण पार्क है। क्या है आपका देश का पहला परागण पार्क है, हल्द्वानी में शुरू किया गया है। किसमें शुरू किया गया है, उत्तराखंड के आपके जो आपका हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें इसको जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपके सभी जो तीनों कथन है वो आपके क्या है सही है। कोई डाउट इसमें हो, कोई डाउट इसमें। ठीक, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, नहीं एक सेकंड, इसमें हाँ इशू था क्या था, इसको जो पार्क के निर्माण को लेकर बात की गई है, ये जो पार्क आपका निर्माण किया गया है तो क्या वन अनुसंधान के संदर्भ में तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में क्या था कि तीसरा जो उसमें दिया गया है आपका स्टेटमेंट हिमालयन जैव संपदा, वो आपका क्या है ये गलत है। इसकी वजह क्या था, यहाँ का जो वन विभाग है साथ ही साथ में क्या है विशेषज्ञ हैं, उनके दलों ने उनके मतलब उत्तराखंड के वन विभाग ने विशेषज्ञों के साथ में मिलकर क्या है इस पार्क का निर्माण किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। पहला और दूसरा दोनों क्या स्टेटमेंट आपके सही है, थोड़ा वो मिस्टेक उसमें था, ठीक उसको ठीक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था आपका, हाल ही में चर्चित शब्द A68 इनमें से किससे संदर्भित है। इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए। देखिए कुछ लोग इसमें हिमशैल लगा रहे हैं, वो सही है,
क्यों? A68 को लेकर जो बात की गई तो आपके अंटार्कटिक जोन में जो है ये आपका A68 जो हिमशैल था, जिसके भंजन को लेकर हाल ही में आपके ये चर्चा में रहा था। इसके दो फॉर्मेट बताए गए थे, E एंड F के फॉर्मेट में, ठीक है, A68E और A68F के तौर पर ये आपका चर्चा में था। है क्या आपका ये आपका हिमशैल है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी था, हाइड्रोक्रैकिंग भी बताई थी, शुष्क हिमखंडन भी आपको बताया था। ठीक, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको आप लोग एक बार पढ़िए, फिर इसका आंसर करिए। देखिए, डिजिटल महासागर प्रबंधन, डेटा प्रबंधन को लेकर बात चल रही है, तो ये महासागरीय घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में भी, साथ ही साथ में जो वाणिज्यिक आपके रास्ते होते हैं जिनके माध्यम से क्या शिपिंग वगैरह, आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है चला करता है, उसके डेटा, उसके संदर्भ में भी इसको लेकर बात की गई। तो एक डेटा क्या है, पूरा डेटा मैनेजमेंट, मतलब डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म, मतलब एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर आपको सारा डिजिटली डेटा अवेलेबल होगा, किस क्षेत्र में क्या क्या, किस क्षेत्र में आसपास में क्या उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर बात है, या क्या उनके सेंटर्स हैं जहां पर क्या बीच में हल्ट किया जा सके। दूसरा, इसमें भू स्थानिक प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति को अपनाने के द्वारा क्या है, विषम समुद्र संबंधी डेटा को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए विकसित अनुप्रयोग का सेट शामिल है। तीसरा, ये एक जगह पर महासागर डेटा से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करने वाला क्या है, अपने आप में एक पहला मंच है। मतलब को अगर स्टेटमेंट में आपको कभी वन स्टॉप सॉल्यूशन भी दे दिया जाए कि भाई ये वन स्टॉप सॉल्यूशन के प्रारूप में काम करता है, तो उसमें भी क्या आप सही लगाएंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि एक जगह पर आपको सारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह थे, उसमें क्या था, आप जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करना हो, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, तो आपको क्या एक ही जगह आप जाइए और इन सब सारी चीजों को आप कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में क्या है, ये आपका काम करेगा, किसमें, इनक्वाइस के उसमें काम करेगा, पृथ्वी जल विज्ञान जो आपका मंत्रालय है उसके अंतर्गत आपका आएगा। तो उपरोक्त कथनों में से आपका कौन सा सही होगा, डी आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट इसमें? हाल ही में चर्चा में रहे अस्त्र MK1 इनमें से किससे संदर्भित है, इसका आंसर करिए। मैंने आपको कराया भी था क्लास में। देखिए, चर्चा में आपका रहा था कि आपने देखा होगा कि इंडिया वर्किंग ऑन नेक्स्ट अस्त्रा, ठीक है। तो ये 160 किलोमीटर के फॉर्मेट में क्या है, एक मिसाइल है आपकी, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में आपके इंडियन एयरफोर्स और नेवी में क्या है, इसका इस्तेमाल जो है आपका किया जाएगा, ठीक है। डीओ द्वारा जो है इसको आपको डेवलप किया गया है, और आपकी ये VBR क्लास में आती है, बियॉन्ड द विजुअल रेंज क्लास में आपका ये अस्त्र आता है। तो कभी अगर स्टेटमेंट में ये दिया हो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज फॉर्मेट में MK1 काम करती है, तो उसमें क्या आप लगाएंगे, सही लगाएंगे। सिर्फ शॉर्ट में आपको BBR फॉर्मेट भी दिया जा सकता है कि BBR मिसाइल सिस्टम है, BBR मिसाइल प्रणाली आपकी है, ठीक है। एयर टू एयर मिसाइल फॉर्मेट में काम करती है, और इस तरह की अस्त्र MK1 तरह की और भी मिसाइलें हैं जिनको जनरली आप आर्म के नाम से जो है जानते हैं। पूरे विश्व में जो भी मिसाइल है उनका एक जो क्लास कैटेगराइजेशन होता है ना, कि आप एक श्रेणी कर देना, तो उसमें क्या है, आर्म के फॉर्मेट में आपने देखा होगा। अन्य देशों में इस तरह की चीज़ें प्रयोग में ली जाती हैं। US वगैरह इसको ऑलरेडी आप यूज़ कर रहा है, चाहे आपके वो तालिबान में उनके ठिकानों को हमले को लेकर बात हो, तो वहाँ की एयरफोर्स है, अमेरिकी जो एयरफोर्स है वो इसका प्रयोग कर रही है अफ्रीकन रीजन में भी, और साथ ही साथ में जहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट इस तरह घुसपैठ को लेकर बात होती है, वहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग वो लगातार इराक में, तालिबान में और सोमालिया में भी अमेरिकी सेना करती आ रही है। तो इनमें से किससे संदर्भित है, वो आपकी मिसाइल है, क्या है, अस्त्र MK1 क्या है, आपका एक मिसाइल सिस्टम है, ठीक। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था आपका, अंतर्राष्ट्रीय
प्रकृति संरक्षण संघ के तहत भारतीय पेंगोलिन की स्थिति क्या है, इसका आंसर करिए। मैंने अभी आपको इसको क्लास में कराया भी था। देखिए भारतीय पेंगोलिन है, ये आपने देखा होगा कि भाई भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, इनके क्या पहाड़ी इलाकों में ये आपका पाया जाता है। भारत में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, भारतीय पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन। चाइनीज पेंगोलिन आपको नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मिल जाएगा, उत्तर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर जो है मिल जाएगा। 8 प्रजातियां हैं लगभग पेंगोलिन्स की, और उनमें से भारतीय पेंगोलिन एक अपने आप में एक प्रजाति है, और इसको संकटग्रस्त तौर पर जो है इसको माना जाता है। अब पेंगोलिन को लेकर जो बात की जाती है भाई, तो ट्रैफिक है और आपका WWF इंडिया है, उन सब ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं। दरअसल होता क्या है कि पेंगोलिन के जो शल्क वगैरह होते हैं उनका जड़ी बूटियों में उपयोग करना, तांत्र के तौर पर उपयोग करना, ये सब हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं, कुरीतियाँ। तो इन सब को लेकर भी रोकथाम चलाई जाती है। वन विभाग इसमें क्या जॉइंट ऑपरेशन जो है आयोजित करता है कि इस पर क्या है रोक लगाई जा सके। और इतना भोला भाला जीव है, इसके साथ ये इस तरह से गलत जो है मतलब जीव अत्याचार जो हो रहा है उसको लेकर अलग अलग नुक्कड़ नाटक और नौटंकी अभी मतलब आयोजित किए जाते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई ये जीव है, इसका जो आप इस तरह से प्रयोग करना। क्योंकि इसको लेकर मान्यता ये है कि जो शक्तिवर्धक दवाएं होती हैं उनमें क्या है पेंगोलिन को यूज किया जाता है, और ये जो यूज करने का फॉर्मेट है वो इतना ज्यादा खराब और गंदा है कि जिंदा पेंगोलिन को खौलते हुए पानी में डाल देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा जो है खराब है। अब इसमें पूछा था कि भाई भारतीय पेंगोलिन की क्या है स्थिति क्या है, इसको लेकर आप आंसर करिए कि किसमें आपका आता है। देखिए आपका ये भारतीय पेंगोलिन जो है उसकी स्थिति किसमें आती है, उसकी स्थिति आती है आपकी लुप्त प्राय में। आपकी स्थिति ये आपका आता है, किसमें आता है, लुप्त प्राय में आपका भारतीय पेंगोलिन जो है आपका आता है। ठीक है, तो संरक्षण की जो IUCN की इसकी स्थिति है वो क्या है, इसकी एंडेंजर्ड है। क्या है, एंडेंजर्ड में आपका ये आता है। लुप्त प्राय, इसको विलुप्त प्राय भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में इसका आप नाम देखते हैं। वो क्या था जो इसका दुरुपयोग मतलब जो कन्वेंशन को लेकर बात की जाती है वो यही था। आपने अभी देखा होगा कोविड के टाइम पर भी बोला गया था कि भाई पेंगोलिन के चलते भी मतलब कि जो 2 माने गए थे कि भाई एक तो चमगादड़ की वजह से और एक क्या है उसमें पेंगोलिन को भी माना गया था। क्या माना गया था, पेंगोलिन को भी ये माना गया था। भारत में भी इस संदर्भ में क्या प्रयास चल रहे हैं आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट वगैरह में, जो वहाँ के स्थानीय जो वन विभाग हैं, जो राज्य स्तर पे वन विभाग जो है वो क्या है इनके संदर्भ में क्या है प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को समझाना बुझाना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी हो रही हैं। एंडेंजर्ड में आपका आता है, किसमें आता है आपका, एंडेंजर्ड में आपका आता है। क्लियर है इसमें कुछ ऐसा? पहले कराया था मैंने आप लोगों को क्लास में। ठीक है, तो जो लोग आप गलत कर रहे हैं उनको एक बार फिर से जो है एक तो रेगुलर क्लास में आने की ज़रूरत है, साथ ही साथ में क्या है जो भी चीज़ कराई जा रही है उसको जो है नोट डाउन आप करते रहें। क्या है, संकटापन उसमें आता है, लुप्त प्राय में नहीं, वो संकटापन में आता है। किसमें, एंडेंजर्ड में आता है। किसमें, संकटा। लुप्त प्राय का हो जाएगा आपका एक्सटिंक्ट होगा। क्या है, लुप्त प्राय को आप एक्सटिंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक दिन मैं आपका प्रॉपरली ये क्लास ले लूँगा, उसमें आपको बता भी दूंगा, क्योंकि इनके फैक्ट्स को लेके थोड़ा सा ज़्यादा कई बारी समस्या आपके सामने आ जाती है। अगला है कैराकल बिल्ली की IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार मतलब स्थिति क्या है, इसका आप आंसर करिए। MP, छत्तीसगढ़ और आपके उसमें MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो है आपकी ये बिल्ली आपकी पाई जाती है। बड़ा शर्मीला सा इसका क्या है स्वभाव सा रहता है। ठीक है, लंबी लंबी सी अलग एक आकार में है बिल्ली आपकी। अभी आपकी हाल ही में क्या था ये चर्चा में आपकी रही थी। ठीक है, भारत के पश्चिमी भूभागों में आपके ये पाई जाती है, और अफ्रीका महाद्वीप में भी आपको ये पाई जाती है। ठीक है,
तो आती किसमें, ये आपकी खतरे से बाहर में है, मतलब कि कम चिंतनीय उसमें आती है। लीस्ट कंसर्न में आपको इसका बोला जाता है, किसमें, लीस्ट कंसर्न में आप इसको बोला जाता है। कम चिंतनीय, खतरे से बाहर है, मतलब कि भविष्य में खतरा हो सकता है इस पर, तो भविष्य के अनुमान के आधार पर इसको जो है रखा गया था, किसके, कैरेकल कैट को लेकर। और चर्चा में आपको इसलिए रहा था कि अनदर एंडेंजर्ड कैट इन गुजरात सेफ हेवन, इस तरह से आपका आर्टिकल्स आया था टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, तो तब से आपको क्या था, ये चर्चा में रहा था। ठीक, तो आज की जो आपकी क्लास थी, आज की आपकी क्लास में इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो आपके कल के पार्ट 2 में इस तरह से रिवीजन में आ जाएंगे। आई होप लास्ट की जो क्लासेस में मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो आप ध्यान से करिए, जिससे कि आप इसका आंसर कर सकें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा जो इशू आ गया था, वो थोड़ा जो आगे पीछे कंफ्यूजन सा हो गया था, उसको मैंने करेक्टली कर दिया है। फिर भी अगर कहीं पर कुछ ऐसा रहा हो माइनर, तो आप लोग उसको कमेंट में मुझे बता दीजिए, लास्ट में मैं उसको एरर उसका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास के लिए इतना ही। कल की बाकी के पार्ट 2 में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।